तो गाइस ये हमारे पास है एसर की तरफ से एसर नाइट्रो का सबसे सस्ता और अच्छा गेमिंग लैपटॉप राइट नाउ इन 2026। यहाँ में अगर 60,000 रुपए का बजट था तो इस लैपटॉप में नजर रख सकते। देखो यार, प्राइसिंग ऊपर नीचे होते रहता है, हमारे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि अभी रैम एसएसडी के प्राइस और ज्यादा हाइक हो सकता है। तो जब तक ये 60,000 के आसपास मिल रहा है, जस्ट गो एंड ग्रैब दैट, रिव्यू देख लो तब जज कर लेना। बट स्टिल ऐसा कुछ आप लोगों को बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। एसर नाइट्रो की यहाँ पे ब्रांडिंग है, साइड में आप लोग को यहाँ पे एसर का स्टिकर वगैरह मिल जाता है। तो बॉक्स को खोलते ही फर्स्ट हमें यहाँ पे लैपटॉप मिल जाता है, देन हमें एक पावर केबल मिलता है और एक टाइप सी का एसर की तरफ से चिनॉय ब्रांड की तरफ से एक अडाप्टर है 100 वाट की, जिससे आप टाइप सी से इजीली चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो गाइस ये वाला लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया एसर एक्सक्लूसिव स्टोर इनोवेशन, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग जीएस रोड भांगागर एरिया में आते हो तो इसका स्टोर आप लोग को वहां पे देखने को मिल जाएगा। नीचे मैं पिन कर दूंगा मैप डिटेल्स, तो वहां पे आपको एसर के सारे लाइनअप देखने को मिल जाए, चाहे वो आपको प्रीडेटर लेना है, नाइट्रो लेना है, या फिर जो है ना आपको एस्पायर सीरीज, स्विफ्ट सीरीज, सब कुछ वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो डू विजिट द स्टोर, नीचे आपको सारा लिंक मिल जाएगा। तो गाइस ये रहा फर्स्ट लुक लैपटॉप का। लैपटॉप कुछ ऐसा आप लोग को मिलता है, व्हाइट कलर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। नाइट्रो की ब्रांडिंग यहाँ पे, एन का ब्रांडिंग यहाँ पे नीचे के साइड में है। थोड़ा यहाँ पे जो है ना प्रॉपर कुछ यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स दिया गया, दिखने में अच्छा लगता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे नाइट्रो का लोगो ऊपर के साइड में इनबिल्ट है और दिखने में ठीक है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक आप लोगों को मिलते हैं, मैट प्लास्टिक है तो अच्छा है, ठीक है। और स्मजेस वगैरह बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देते हैं। और छोटे एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे छोटे छोटे जो रबर एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से जब आप इसको खोलोगे तो आपको ना अच्छा हिंज क्वालिटी में मिलेगा। और ये जब आप फोल्ड करोगे तो ये खराब नहीं होगा, तो इसके लिए ये दिया गया सपोर्ट, जो कि अच्छी है। बैक साइड की बात करें, लुक एट दिस, यहाँ पे जो वेंट्स वगैरह है काफी खुला खुला सा वेंट है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एयर इनटेक के लिए आपको प्रॉपर वेंट्स यहाँ पे दिया गया। रबर पैडिंग 4 आप लोग को मिलते हैं, बॉटम फेयरिंग 2 स्पीकर्स है और यहाँ पे एयर आउटलेट के लिए ऊपर के साइड में जो राइट हैंड साइड का सेगमेंट है, यहाँ से एयर आउटलेट का एक आप लोग को पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी 2 आउटलेट नहीं है, एक ही आउटलेट है, तो वहाँ से एयर आउटलेट आप लोग को मिल जाएगा। साइड में बात करें, यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह दोनों साइड में होते हैं, उसके बारे में आगे बताते हैं। बट अभी फर्स्ट हम लोग इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखिए, टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें तो एकदम मिनिमल टॉप लिड फ्लेक्स कह सकते हो, जो कि ना के बराबर ही आप पकड़ के चलो। वन हैंड टेस्ट की बात करें तो वन हैंड में ये खुलता नहीं है, पहले ही बता दें। तो आपको एक उंगली से यहाँ पे प्रेस करके देन यू हैव टू ओपन दिस वन, ठीक है। अभी इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये इतना ही मैक्सिमम एक्सटेंड होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। उससे ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंड आप नहीं कर सकते, ये टूट जाएगा, तो उस पर ध्यान रखना है। अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो कीबोर्ड देखो यार, फ्लेक्स तो बीच के साइड में थोड़ा आप लोग को फ्लेक्स मिलता है और साइड में जो है ना स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे बिल्ड मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे जो है ना कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिसेंट है। यहाँ पे टाइपिंग क्वालिटी भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। फुल साइज कीबोर्ड है, यहाँ पे नंबर पैड वगैरह मिल जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, विदाउट बैकलाइट भी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया होता है। WASD का कीज हाईलाइटेड है और दिखने में बढ़िया लगता है ब्लू कलर में। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे को पायलट का बटन आप लोग को मिलेगा और कोई भी यहाँ पे नाइट्रो सेंस वगैरह का बटन नहीं दिया गया, क्योंकि है ही नहीं, ये लाइट वाला वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पे कीज वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बट यहाँ पे जो एरो कीज है ना, उसका प्लेसमेंट थोड़ा कंजस्टेड मुझे लगा। बाकी यहाँ पे कीबोर्ड रिलेटेड कोई इशू नहीं, टाइपिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पे बैकलाइट की बात करें, यहाँ पे 2 लेवल की आप लोगों को बैकलाइट देखने को मिल जाती है, मतलब 2 ब्राइटनेस लेवल में आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करना है कर सकते हो, और एक ऑफ मोड आप लोग को मिलता है। बाकी ट्रैक पैड की बात करें, ट्रैक पैड की क्वालिटी अच्छी है, बड़े साइज की है, गेस्टर्स वगैरह सारे सपोर्ट करता है, तो उस पर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले देखो यार, यहाँ पे 16 इंच साइज का बड़े साइज का आप लोग को डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले अच्छी है। यहाँ पे अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो दोनों साइड में आप लोगों को थोड़े पतले बेजल्स ही देखने को मिलते हैं। ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में थोड़ा बेजल है, जो कि नॉर्मल है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्राइवेसी शटर ऊपर के साइड में है, जो कि आप ऑन ऑफ करना है फिजिकली आप कर पाओगे, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा। डिस्प्ले की बात डायरेक्टली अगर करते हो तो देखो 45% NTSC का ही डिस्प्ले है, तो कलर एक्यूरेट काम अगर करते हो तो वहां पे ये उतना शाइन नहीं करता है। बट यहाँ पे आप जो है अगर आउटपुट वगैरह लेना चाहते हो वाया HDMI, तो आप जाके डायरेक्टली वहां पे कोई भी 100% SRGB वाली मॉनिटर लगा के बढ़िया एक्सपीरियंस वहां पे कर सकते हो। तो अब अगर गेमिंग की बात करते हो, देखो 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ किया जाता है, तो गेमिंग वगैरह आप एंजॉय यहाँ पे करोगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो उस पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो अगर ये डिस्प्ले देखते हो तो साइज वाइज एंड प्राइस वाइज तो ये अभी डिसेंट है। तो अगर 100% SRGB वाली डिस्प्ले चाहिए तो देखो यार, आपको 80,000 तक स्पेंड करना होगा, क्योंकि राइट नाउ LOQ की प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको 80,000 तक पे करने को पड़ सकता है। तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन
ऑप्शन ही नहीं है, 45% NTSC वाली लैपटॉप्स के साथ ही आपको जानी होगी। अगर HP के साथ भी कंपेयर करते हो तो वहां पे भी आप लोग को 45% NTSC ही देखने को मिलता है HP विक्टर्स के अंदर। तो इनका रिव्यूज है चैनल के अंदर, आप जाके वो सारे रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो देखो यार, ये वाला पैनल जो है ना एंटी ग्लेयर पैनल है, तो आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पे ये ब्लर आउट हो जाता है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस इसको जो है ना बैंड करके जो भी एंगल में आपका प्रीफर्ड व्यूइंग एंगल है उस पर आप यूज करना यहाँ पे डायरेक्टली कर पाओगे। मूवीज एक्सपीरियंस के लिए अच्छा ही एक्सपीरियंस मुझे लगा, कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं है। तो गाइस इस लैपटॉप के अगर फर्स्ट वेट की बात करें तो वेट देखो यार 1.93 केजीज के आसपास है। तो अंडर 2 केजी वाला गेमिंग लैपटॉप अगर चाहते थे तो ये आप देख सकते हो। अभी इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन वाइज देखते हैं कि वहां पे कितना वेट इसका मिलता है आपको। फर्स्ट सीपीयू से स्टार्ट करते हैं। सीपीयू देखो इंटेल i5 13420H, ये सेम प्रोसेसर है जो कि HP विक्टर्स का मैंने प्रीवियसली रिव्यू किया था, आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो सिमिलर सा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे सेम प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर आप लोग को मिलता है। तो डिसेंट सारे डे टू डे टास्क हो गया, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सब कुछ ये करवा सकता है। 1080p 60 fps तक की वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। मेमोरी की बात करें, यहाँ पे एक चीज काफी शानदार है एज कम्पेयर टू एसर ALG, ये सिमिलर सा प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे आपको 16 GB की DDR4 ने DDR5 रैम देखने को मिलता है और डुअल चैनल के अंदर है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, आपको अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा। 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड की ये है। और यहाँ पे ड्राइव की बात करें, NVMe SSD आप लोगों को मिलती है। 477 GB इसका टोटल कैपेसिटी है, 512 GB का मॉडल है। तो आप देख सकते हो स्पीड वगैरह भी आपको जो है डिसेंट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद GPU की अगर बात करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेटेड यहाँ पे इंटेल UHD का ग्राफिक्स आप लोगों को मिलता है, बट यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स जो RTX की 3056 GB VRAM वाली आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे TGB की बात करें, 55 वाट की TGB आप लोग को मिलता है। तो थोड़ा आप लोग को हायर TGB मिलता है एज कम्पेयर टू HP विक्टर्स, वहाँ पे 50 वाट का मिलता था, यहाँ पे 55 वाट तक है। तो गेमिंग टेस्ट के अंदर पता लगेगा कैसा ये काम करता है। अभी सॉफ्टवेयर की बात करें, देखो सॉफ्टवेयर कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है आप लोग को। हाँ, यहाँ पे MS ऑफिस आप लोग को मिल जाता है, 365 का जो यूज करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो। Windows 11 होम आप लोग को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोई भी नाइट्रो सेंस वगैरह का सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है, जो होना चाहिए था, बट ये लाइट वर्जन है तो बहुत ही हल्का फुल्का इस लैपटॉप को बनाया गया है। एसर नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो सीरीज के अंदर आपको नाइट्रो सेंस मिलता है, यहाँ पे नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर मिसिंग है, तो ये चीज़ है। अभी मक स्विच की बात आप पूछोगे, मक स्विच है कि नहीं, मक स्विच नहीं है इसके अंदर। ये ऑटो स्विच होता है ग्राफिक्स, जब भी आप लोग ग्राफिकल नीड की कोई भी एप्लीकेशन यूज करो जैसे कि गेम्स वगैरह, तो डायरेक्टली वो ऑटो स्विच होके वहाँ पे वो काम करता है। तो ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म है, कोई भी हमें मैनुअल ट्रिगर नहीं दिया गया जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सके। तो वैसे इस लैपटॉप के अगर पोर्ट्स की बात करें तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं, पहला यहाँ पे जो ना आपको एक Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है। यहाँ पे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, इसको चार्ज करना कर सकते हो, इससे अगर आप लोग डिवाइस को चार्ज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट आप लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोर्ट है ये HDMI 2.1 का पोर्ट है। यहाँ पे भी आप लोग को डिस्प्ले आउटपुट लेना है तो इससे भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक आप लोगों को USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है जो कि पावर ऑफ चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है। तो ऑफ है आपका लीड, तब भी इससे आप लोग डायरेक्टली आपके डिवाइसेस को चार्ज वगैरह करना है वो कर सकते हो। राइट साइड की बात करें, यहाँ पे केंजिंगटन लॉक हमें मिल जाता है। नेक्स्ट ईथरनेट RJ45 का एक पोर्ट है और उसके बाद USB 3.2 का पोर्ट एक मिलता है। एक हमें हेडफोन स्पीकर जैक एक मिल जाता है, बैटरी इंडिकेटर और पावर इंडिकेटर है, और बाकी यहाँ पे कोई भी पोर्ट्स हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पोर्ट्स के मामले में देखो थंडरबोल्ट 4 का जो पोर्ट है ये काफी यूजफुल है, बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी अगर आप लोग को Type-C पोर्ट से कंपेयर करें, ये फार बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड है। अभी एक केस मान लीजिए आपके पास एक SSD है जहाँ पे आपने गेम्स को इंस्टॉल करके रखा है, वहां से आप एक्सेस करना चाहते हो, तब जाके आप इस पोर्ट के अंदर लगाओगे तो एक चीज है ना, गेमिंग करते वक्त आपको चार्जर प्लग इन करके गेम्स खेलना होता है टू गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो है ना आप उस पोर्ट को यूज नहीं कर सकते, उसको आपके जो मेन SSD है उसके अंदर कॉपी करना होगा, देन आप यूज कर सकते हो। बाकी पोर्ट में हम हाँ एक्सेस कर सकते हैं, बट जिस स्पीड में आप एक्सेस करना चाहते हो वो स्पीड आपको अलग USB के अंदर नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू थंडरबोल्ट 4। तो रिकमेंडेशन टू एसर इज दैट कि आप एडिशनल और एक Type-C का पोर्ट देना चाहिए जहां पे वो आपके डेटा को यूज कर सके वाया Type-C अडाप्टर्स, और डायरेक्टली जो है एक चार्जर के अंदर प्लग इन रहेगा। तो ये चीज काफी बढ़िया बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक पोर्ट आपको तो यहाँ पे देना ही था चार्जिंग का पोर्ट, वो अभी Type-C बन चुका है, तो एक और Type-C का पोर्ट आप दे सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम जरूर से जरूर वो चीज कर देना ताकि लोगों को बढ़िया तरीके से यूज करने को मिले। ठीक है, ओवरऑल ये एक छोटा सा कौन था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो कैसे अभी बैटरी लाइफ की अगर बात
बात करें तो देखो यहाँ पे 53 वाट आवर की आप लोगों को बैटरी मिलती है। तो मैंने देखो यार यहाँ पे ब्राइटनेस 50% के अंदर था, बैकलाइट भी यहाँ पे ऑफ था, और यहाँ पे 50% का जो वॉल्यूम था वो था, और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड जो था वो बैलेंस के अंदर हम लोगों ने रख के टेस्ट किया था। तो लगभग 3.5 घंटे के आसपास यहाँ पे बैकअप मिला कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक के अंदर, जो वाईफाई के साथ ये कनेक्टेड था। ठीक है, तो वैसा कुछ हमें यहाँ पे बैटरी लाइफ मिला। अगर आप लोग हैवी टास्क करते हो, परफॉर्मेंस मोड के अंदर यूज करते हो, तो लगभग 3 घंटे के आसपास यहाँ पे नॉर्मल यूसेज के अंदर चलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो तो लगभग 1 घंटे के आसपास चलेगा। कुछ इस तरह की बैटरी लाइफ आप लोग को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टाइम की, तो देखो यहाँ पे टाइप सी से चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जो 100 वाट के अडाप्टर है वो लगा के लगभग 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटा 30 मिनट के रेंज में जो है ना यहाँ पे फुल चार्ज ये हो जाता है। तो ये चीज बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे वेबकैम की बात करें तो देखो यहाँ पे प्राइवेसी शटर के साथ आप लोगों को 1080p 30 fps का वेबकैम देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा काम करता है। एक सैंपल है, आप खुद देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जो है ना शूट हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम Acer Nitro 16 Lite गेमिंग लैपटॉप, और यहाँ पे 1080p 30 fps का वेबकैम है जो कि डायरेक्टली शूट हो रहा है। कोई भी एडिटिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो इसी का डुअल एरे माइक्रोफोन जो है उसी से जो है ना यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑडियो का अंदाजा भी आपको लग जाएगा। तो यूज करना चाहिए तो कर सकते हो। डिसेंट एक प्राइवेसी शटर आप लोग को मिल जाता है। ऑफ अगर करते हो कुछ ऐसा आपका वेबकैम बन जाएगा, और ऑन करते हो तो फिर से आप यहाँ पे रीलोड हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से यूज करना चाहते हो वेबकैम को तो आप इजीली कर सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किया, तो एक एक करके सारे टेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं, और रूम का टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 26 डिग्री के आसपास यहाँ पे मेंटेन था, और यहाँ पे चार्जर प्लग्ड इन था, एसी वगैरह ऑफ था। अलॉन्ग विद दैट जो टेबल टॉप के ऊपर ही जैसे अभी लैपटॉप रखा हुआ है ऐसे ही टेस्ट सारा किया गया था, और परफॉर्मेंस मोड के अंदर सेट करने के बाद पूरा टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे 3D मार्क की तरफ से जो स्टील नोमैड का टेस्ट है वो टेस्ट किया, जो कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हो। 937 इसका स्कोर हमें मिला। देन सिनेबेंच के 2024 के अंदर जो जीपीयू का स्कोर है ये 3319, और जो मल्टी कोर सीपीयू का है 486, और सिंगल कोर सीपीयू का यहाँ पे 102। देन यहाँ पे सीपीयू प्रोफाइल जो 3D मार्क की तरफ से वो हम लोगों ने ट्राई किया, जहाँ पे मैक्स थ्रेड, 16 थ्रेड, 8 थ्रेड कितना क्या काम करता है, आप पॉज करके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे सिनेबेंच R23 का स्कोर मल्टी कोर के अंदर हमें 8343 मिला, और सिंगल कोर के अंदर 1703, जो कि डिसेंट है। आप जो है यूज कर सकते हो, कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क का टेस्ट हमने ट्राई किया, जहाँ पे रीड रेट स्पीड आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनवीडिया का टेस्ट है DLSS ऑफ DLSS ऑन में कितना मिलता है आप देख लीजिए। तो एक में DLSS ऑफ में 12 मिल रहा था, तो DLSS ऑन करने पर यहाँ पे 31.35 के आसपास गया था। देन सेम टेस्ट हम लोगों ने 1080p में किया था। फर्स्ट जो 1440p के अंदर था, यहाँ पे 1080p का सेटिंग के साथ, जहाँ पे 19.79 fps DLSS ऑफ में मिल रहा था, और DLSS ऑन में 34.87 fps के आसपास। देन हम लोगों ने यहाँ पे Geekbench भी ट्राई किया, जहाँ पे सिंगल कोर की सीपीयू परफॉर्मेंस जो है ना 2344 और मल्टी कोर 9860 में मिला। देन यहाँ पे OpenCL का स्कोर हम लोगों ने ट्राई करने पर 58,855 के आसपास मिला। उसके बाद अगर मैं बात करते हैं PC Mark 10 के बारे में, PC Mark 10 के अंदर यहाँ पे 6000 से भी ज्यादा स्कोर है, 6491, जो कि आपका डे टू डे टास्क, एसेंशियल प्रोडक्टिविटी या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन सब कुछ ये आसानी से संभाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग की अगर बात करते हैं तो देखो फर्स्ट फोटोशॉप के अंदर प्यूजेट बेंच हम लोगों ने ट्राई किया, जहाँ पे स्कोर हमें मिला 5751। और यहाँ पे अगर रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करें, देखो नॉर्मली हम लोग थंबनेल डिजाइन करते हैं, उसके बाद ग्राफिक कुछ भी अगर आप लोग को जनरेटिव फिल वगैरह यूज करना, वो सारी चीजें में यूज करने पर कोई भी मुझे वहाँ पे दिक्कत नहीं आया, तो आपको भी वहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। को 4K एडिटिंग करना तो ये आपके लिए नहीं है, ब्लेंडर वगैरह के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट चीज है। उसके बाद प्रीमियर प्रो के अंदर भी वीडियो एडिटिंग वगैरह टेस्ट किया, 4515 के आसपास है। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ 4K एडिटिंग वगैरह करते हो तो लैग करेगा, यहाँ पे प्रॉक्सीज वगैरह यूज करके आप कर सकते हो, बट यहाँ पे 1080p रील्स वगैरह अगर यूज करते हो, एडिट वगैरह करना या फिर वीडियो भी अगर लेयर 3-4 भी है तब भी ये संभाल लेगा। अगर आप लोग को 4K एडिटिंग करना तो ये आपके लिए नहीं है, ब्लेंडर वगैरह के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट चीज है। तो देखो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, अगर इंजीनियरिंग लेवल का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आपको एक डेडिकेटेड GPU भी दिया गया, CPU भी पावरफुल है, तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ भी सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर वगैरह चलानी है वो आप बेझिझक चला सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह प्ले करना है वो भी ये संभाल लेगा। बट हाँ, AI स्पेसिफिक अगर आप लोग को हाई ML वगैरह यूज करना तो उसके लिए ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके लिए आप क्लाउड
क्लाउड सर्वर्स को ज़्यादा प्रीफर किया कीजिए, ठीक है। आपका कोई भी हैवी से हैवी पीसी भी हो जाए ना तो वो हैंडल नहीं कर सकता बहुत बड़े डेटाबेसेस को, तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि क्लाउड में जाना ज़्यादा प्रीफर आप करें, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगा। अगर आप लोग नॉर्मल टास्क के पर्सपेक्टिव में देखें, वीडियो एडिटिंग 1080p पर्सपेक्टिव में देखें तो ये यूजेबल है, बट ये गेमिंग लैपटॉप है, राइट। तो गेमिंग टेस्ट पे कैसा परफॉर्म करता है, लेट्स चेक दैट आउट, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहला गेम जो है यहाँ पे ब्लैक मिथ वू को हम लोग ट्राई किया 920x1080p का प्रीसेट मीडियम प्रीसेट, द सुपर रिजोल्यूशन सैम्पलिंग जो है ना NXSR यहाँ पे यूज किया गया था। CPU का टेम्परेचर लगभग 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 21 वाट कंजम्पशन था, और GPU यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 46 वाट कंजम्पशन ओवरऑल था। FPS यहाँ पे 85 FPS ऑन एवरेज, और एवरेज FPS अब 90 भी पकड़ के चल सकते हो, थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे DLSS परफॉर्मेंस के अंदर रखा लो लेटेंसी मोड जो है ऑटो के अंदर था, मीडियम प्रीसेट। GPU यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन कर रहा था, और CPU 77 डिग्री सेल्सियस और 21 वाट कंजम्पशन था। FPS यहाँ पे 65 FPS के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। नेक्स्ट GDF5 एनहांस्ड एडिशन यहाँ पे ट्राई किया, लीगेसी वाला वर्जन ये नहीं है, तो यहाँ पे 920x1200 का प्रीसेट DLSS ऑफ प्रीसेट हाई के अंदर था। CPU 73 डिग्री सेल्सियस और 20 वाट यहाँ पे कंजम्पशन था, और GPU की बात करें 71 डिग्री तक गया था, और 45 वाट के आसपास कंजम्पशन होने के बाद यहाँ पे FPS में 100+ ऑन एन एवरेज मिल रहा था। देन DLSS को ऑन कर दिया, सैम्पलिंग बैलेंस्ड के अंदर था, शायद से परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिले, बट विदाउट DLSS मुझे ज़्यादा FPS मिल रहा था, बट DLSS ऑन करने के बाद बैलेंस के अंदर 85+ एवरेज मिल रहा था। हाँ, परफॉर्मेंस मोड में अगर सेट करते हो तो शायद से 120 FPS भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, और सेटिंग्स आप अगर और घटाते हो मीडियम के अंदर और बढ़िया FPS आपको यहाँ पे मिलेगा। देन मैंने यहाँ पे साइबरपंक भी ट्राई किया, जहाँ पे हाई प्रीसेट था AMD Fidelity FX जो सुपर रिजोल्यूशन 2.1 है वो ऑटो के अंदर था। 920x1200 का प्रीसेट, FPS 49 FPS, CPU 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास 20 वाट कंजम्पशन था, और GPU 72 डिग्री सेल्सियस और 45 वाट के आसपास कंजम्पशन था। देन क्या किया, यहाँ पे सेम हाई प्रीसेट था, 920x1200 का रिजोल्यूशन। DLSS यहाँ पे ऑन करने के बाद ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है ना वो सिलेक्टेड था, परफॉर्मेंस के अंदर सेट था, तब FPS हमें 55 ऑन एवरेज मिल रहा था, ठीक है। और GPU यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस 45 वाट कंजम्पशन, और CPU की बात करें 76 डिग्री सेल्सियस और 20 वाट कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा था। और DLSS को सेम रखा, और मीडियम के अंदर जब करते हो ना तो FPS यहाँ पे 65 to 70 के आसपास ये रिवॉल्व करता है। देन हॉगवर्ट्स लीगेसी भी ट्राई किया, 920x1200 हाई प्रीसेट था, DLSS बैलेंस्ड, और यहाँ पे NVIDIA लो रिफ्लेक्स ऑन था, और FPS यहाँ पे 65 FPS के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। GPU की बात करें 74 डिग्री सेल्सियस और 45 वाट कंजम्पशन था, और CPU यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस और 21 वाट यहाँ पे ओवरऑल कंजम्पशन था। नेक्स्ट हमने वेयर विंड्स मीट ट्राई किया, 920x1200 बैलेंस क्वालिटी था, FPS 47 to 50 या फिर 53 FPS के आसपास में जा रहा था। और यहाँ पे GPU की बात करें, यहाँ पे 100% GPU जो ना वो कंज्यूम हो रहा था, दैट्स अ ग्रेट थिंग। 76 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर गया था, 50 वाट कंजम्पशन था, और CPU यहाँ पे 77 डिग्री सेल्सियस और 16 वाट कंजम्पशन था। और कुछ सीन में जो ना यहाँ पे 50 से लेकर 60 FPS के रेंज में भी आप लोगों को मिल रहा था वेयर विंड्स मीट के अंदर। नेक्स्ट वारजोन 920x1200 रेकमेंडेड प्रीसेट, DLSS बैलेंस्ड और CNN सिलेक्टेड था, और यहाँ पे FPS 65 से लेकर 68 FPS ऑन एवरेज, GPU 76 डिग्री सेल्सियस और 45 वाट तक कंज्यूम यहाँ पे हो रहा था, और CPU 78 डिग्री सेल्सियस और 20 वाट के आसपास कंजम्पशन था। वारजोन मैंने DLSS को ऑफ करने के बाद भी ट्राई किया था, तो यहाँ पे FPS 72 FPS मिल रहा था, और GPU की बात करें 75 डिग्री सेल्सियस और 45 वाट कंजम्पशन था। CPU यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस और 20 वाट कंजम्पशन यहाँ पे था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे DLSS बैलेंस के अंदर अगर रखते हो तो FPS नॉर्मली जो FPS में मिलता था उससे कम मिलता है, तो परफॉर्मेंस के अंदर सेट करने पर ही आपको ज़्यादा FPS वहाँ पे देखने को मिलता है। सेटिंग्स आपको थोड़ा ट्वीक करना होगा ताकि आपको बढ़िया DLSS का फीचर यहाँ पे मिले। नेक्स्ट वैलोरेंट ट्राई किया, 920x1200 हाई प्रीसेट था, FPS 190 से लेकर 200 FPS के ऊपर ही हमें ऑन एवरेज मिल रहा था, और CPU की बात करें 75 डिग्री सेल्सियस 20 वाट कंजम्पशन था, और GPU यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस और 33 वाट कंजम्पशन ओवरऑल हो रहा था। नेक्स्ट लास्ट गेम है रेड डेड रिडेम्पशन 2, 920x1200 फेवर क्वालिटी, DLSS था ऑफ, FPS 40-41 FPS के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। देन DLSS को रखा बैलेंस के अंदर, FPS 50 से लेकर 52 तक यहाँ पे गया,
कभी कभार 56 57 भी दिखा रहा था। और CPU यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 16 वाट कंजम्पशन था। GPU 74 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे भी आप लोग को 100% जो है ना CPU और GPU यूसेज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो आपने जैसे देखा यहाँ पे जो गेमिंग टेस्ट मैंने किया तो मोस्ट ऑफ द गेम से 85 के आसपास, 80 के नीचे ही बहुत सारे गेम्स के अंदर था, मैक्सिमम गेम्स के अंदर। तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आया। लैग स्टटर मुझे इस वाले डिवाइस के अंदर नहीं लगा। रीजन क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट चीज देखो, यहाँ पे जो TGB है 55 वाट के में मिलती है, डुअल चैनल कॉन्फ़िगर के अंदर था और DDR5 रैम में मिलता है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस जब दे देता है। हालांकि ये ऑप्टिमाइज भी है। अगर आप लोग एनवीडिया की बात करें, 3050 अभी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको सारे गेम्स के अंदर आपको मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत ही मैक्स सेटिंग्स के अंदर आप गेम्स नहीं खेल सकते, आप मीडियम सेटिंग्स या फिर हाई सेटिंग्स के अंदर विद DLSS ऑन खेलो, आपको जो ना मजेदार एक्सपीरियंस ये देगा एज पर प्राइस। ठीक है, तो अगर आप इस लैपटॉप को चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे आप देखो, इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अभी फ्लॉस की बात करें, पहली चीज यहाँ पे देखो कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है। Acer Nitro Sense का सॉफ्टवेयर एक देना चाहिए था ताकि मैं सारी चीज़ें अपडेट वगैरह देखूँ या देखूँ, यहाँ पे नहीं है। मैंने इसका जो ना ऑफिशियल वेबसाइट भी ट्राई किया, वहाँ पे भी जाके चेकआउट करा, कोई भी नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर इसके साथ तो नहीं आता है फिलहाल। ठीक है, बाकी यहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, बट i5 की 13420H थोड़ा बैटरी हंगरी प्रोसेसर है, 8 सीरीज का है, तो इसलिए आपको बैटरी लाइफ उतना ही देखने को मिलता है। एज ए गेमिंग लैपटॉप इट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, 3 घंटे तक आपको मैक्स बैटरी लाइफ पे मिलेगा। बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं Acer को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कीबोर्ड का सेगमेंट है ना, कीबोर्ड बहुत बढ़िया है आपका। टाइपिंग करते वक्त भी मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस है, बट जो एरो कीज है बहुत कंजेस्टेड है। तो अगर मैं ऊपर का बटन प्रेस करना चाहता हूँ तो नीचे प्रेस हो जाता है, तो कुछ ऐसा हमें छोटा मोटा दिक्कत यहाँ पे मिलता है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है ये। तो अगर ये लैपटॉप आप चेकआउट करते हो तो नीचे इसका लिंक आप लोगों को मिलेगा, जाके चेकआउट करो। टैग प्रोडक्ट भी चेक करना, और अलग भी वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, रिलेटेड वीडियोस के अंदर मैंने टैग कर दिया है, जाके चेकआउट करो। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।